मुझे सर्दी लग रही है, क्या मैं तुम्हारे साथ कंबल में बैठ जाऊं? लड़की से मैंने पूछा। ट्रेन में सब सोए हुए थे। मैंने धीरे से पूछा, उसने फौरन हाँ कर दी। उसके साथ कंबल में बैठ गया। मगर उस रात ट्रेन में जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। सबके सोते ही उसने अपना हाथ सीधा मेरा नाम सोनिया है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। ये कहानी मेरी आबीती है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे मैंने अपने शौहर की मौत अपनी गुनाहगार आंखों से देखी। जनवरी की आधी रात थी। रेलवे स्टेशन पर ठंडी हवा के झोंके चेहरे को चीरते हुए गुजर रहे थे। मैं टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ा तो देखा ज्यादातर सीटें भरी हुई थी। लोग अपने अपने कोट शॉल में सिमटे हुए बैठे थे। ट्रेन के सबसे पिछले डब्बे पर सिर्फ एक लड़की बैठी थी। खूबसूरत सी खिड़की के पास मैंने इधर उधर देखा, बाकी जगह भरी थी तो मैं वहीं पर चला गया। ये सीट खाली है, मैंने हल्के से पूछा। ये सीट खाली है। उसने मेरी तरफ देखा। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें नींद और ठंड दोनों का असर था। उसके सर पर ऊनी टोपी और गले में मफलर था, लेकिन आधा चादर में छुपा हुआ था। हाँ, बैठ जाइए, उसने धीरे से कहा। मैं बैठ गया और फौरन महसूस हुआ कि इधर हवा कुछ ज्यादा और ठंड लग रही है। शीशों के किनारों से हल्की हल्की बर्फीली हवा अंदर घुस रही थी। लड़की ने मोटी ऊनी चादर में खुद को अच्छे से लपेट रखा था। बस चेहरा ही कुछ बाहर था। ट्रेन के चलते ही बाहर की लाइटें धुंध में गुम होने लगी। अंदर हल्की सी पीली रोशनी थी जो मध्यम पड़ गई थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन हवा कानों तक पहुंच रही थी। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, ठंड बहुत लग रही है ना? वो हल्के से मुस्कुराई। हाँ, इसलिए तो ये चादर पहनी है। मैंने हंसकर कहा, खुशकिस्मत हो तुम, मेरे पास तो बस जैकेट है। वो कुछ नहीं बोली, बस मफलर को और कस कर लपेट लिया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। नींद के झोंकों में कभी मेरा कंधा उसके कंधे से टकरा जाता तो वो हल्के से खिसक जाती, फिर वापस उसी जगह आ जाती। करीब 1 घंटे बाद वो खिड़की से सर टिकाकर सो गई। बाहर धुंध गहरी हो चुकी थी और हवा और भी ठंडी हो गई थी। मेरी जैकेट अब ठंड रोकने में नाकाम थी। उंगलियां सुन्न हो रही थी। मैंने देखा कि उसकी चादर के किनारे से कुछ गर्माहट बाहर आ रही थी, जिससे अंदर एक अलग ही मौसम हो। आधी रात के करीब ठंड इतनी बढ़ गई कि मैं और बर्दाश्त ना कर सका। मैंने एक पल सोचा कि कह दूं कि थोड़ी चादर दे दो, लेकिन वो गहरी नींद में थी। फिर ना जाने कैसे मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और चादर का किनारा पकड़ा और धीरे से अपने ऊपर खींच लिया। जैसे ही मैंने चादर ओढ़ी, उसमें से हल्की सी महक आई, जैसे किसी ताजे फूल की या शायद उसके बालों की खुशबू हो। मैं थोड़ा और खिसक आया ताकि पूरा हिस्सा ढक जाए। अब हम इतने करीब थे कि हमारे कंधे पूरी तरह छू रहे थे। वो नींद में जरा भी नहीं हिली। उसकी सांसों की गर्माहट अब मेरे गालों के आसपास महसूस हो रही थी। ठंड जैसे धीरे पीछे हट रही थी और उसकी जगह एक अजीब सी गुनगुनाहट आ रही थी। नींद की वजह से उसका सर मेरे कंधे पर अटक गया। मैं चुप रहा, बस इस पल को महसूस करता रहा। उसकी उंगलियां चादर के नीचे हल्की सी हिली और शायद अनजाने में मेरे हाथों को छू गई। वो छुअन बर्फीली रात में किसी अंगीठी की तरह थी। वो अभी कुछ नहीं बोली और मैं भी चुप था, लेकिन इस चुप्पी में भी एक अनोखा रिश्ता बन रहा था। ठंड और एक ही चादर के अंदर बसी गर्माहट के बीच बस रात के अंधेरे में सिरकती जा रही थी। पिछली सीट पर हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी, शायद इंजन की गड़गड़ाहट का असर था। बाहर गहरा अंधेरा था। बीच बीच में हेडलाइंस की पीली किरणें धुंध को चीरने की कोशिश करती, लेकिन 2-3 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। चादर के अंदर हल्की सी गर्माहट थी, लेकिन बाहर का मौसम लगातार ठंडा था। ठंडी हवा की वजह से चादर के अंदर थोड़ा और खिसक गया ताकि हवा का एक भी झोंका अंदर न आए। अब हम इतने करीब थे कि उसकी सांसों की आवाज मेरे कान के पास सुनाई दे रही थी। नींद में भी वो हर थोड़ी देर में हल्का से हिलती और हर बार उसका सर फिर मेरे कंधे पर लौट आता, जैसे वो जगह उसके लिए सबसे आरामदा हो। मैंने अनजाने में अपनी हथेलियां रगड़ी, शायद सुन्न हो चुकी थी।
उंगलियों में जान लाने के लिए तभी उसकी उंगलियां हल्के से मेरी हथेली को छू गई। मैं ठटक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस नींद में हाथ को वैसे ही छोड़ दिया। उसकी हथेली ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून भरी गर्मी थी। एक लड़का दूसरे डब्बे में धीमे धीमे गाना गुनगुना रहा था, जो इंजन की आवाज में मिलकर बस एक धुन बना रहा था। बाकी मुसाफिर गहरी नींद में थे। पिछली सीट पर हम दोनों की दुनिया जैसे बस इस चादर के अंदर सिमट गई थी। कभी हम एक दूसरे के करीब एकदम खींचे चले आते तो उसके बालों की नमी मेरे गाल को छू जाती, और चादर के अंदर उसका कंधा मेरे बाजू से ऐसा सज जाता जैसे हम बरसों से साथ सफर कर रहे हो। थोड़ी देर बाद उसने नींद में ही हल्का सा सर उठाकर चादर को अपने चेहरे तक खींच लिया। उसकी आंखें आधी खुली, शायद उसने मुझे देखकर महसूस किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस फिर से इसी तरह सर टिका गई। मैं सोच रहा था कि ये सफर लंबा है, लेकिन ये रात उससे भी लंबी लग रही है। ठंड के बीच एक अजनबी के साथ इस तरह की नजदीकी या कुछ अलग ही एहसास था। चादर के अंदर कभी उसकी सांस से मेरे सीने से टकराती, कभी उसका हाथ हल्का सा हिलकर मेरे हाथ के ऊपर आ जाता। बाहर बर्फीली हवा थी, लेकिन अंदर जैसे किसी अंगीठी की आंच जल रही थी। हम दोनों चुप थे, लेकिन इस चुप्पी में ना जाने कितनी बातें थी जो आंखों से कह दी जा रही थी, लेकिन होठों तक नहीं आ रही थी। रात के करीब 1:30 के आसपास ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। कंडक्टर ने ऊंची आवाज में कहा, चाय कॉफी 15 मिनट का स्टॉप है। लेकिन हम दोनों ने चादर के अंदर ही रहना चुना। बाहर उतरना मतलब इस गर्माहट को खो देना था। ट्रेन फिर से चल पड़ी और अब सड़क और भी सुनसान थी। आसपास कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ ट्रेन के अंदर का पीला धुंधला उजाला था। धीरे धीरे मेरी आंखें भी भारी होने लगी थी, लेकिन पहले मैंने महसूस किया कि उसका सर अब पूरी तरह मेरे सीने पर था और उसके बालों की खुशबू इस चादर में भर गई थी। और फिर इस सफर में कुछ ऐसा हुआ जो सुबह होने पर भी मेरे जहन से नहीं गया। बस रात के सन्नाटे में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, और यहाँ जैसे हमारी अपनी छोटी सी दुनिया बन चुकी थी। सोनिया का सर पूरी तरह मेरे सीने पर था। उसके बालों की नमी और खुशबू मिलकर एक अजीब सी गर्माहट बना रही थी। मेरी सांसें धीरे धीरे उसके सांसों के साथ ताल मिलाने लगी। बाहर बर्फीली हवा थी, लेकिन चादर के अंदर जैसे वक्त रुक गया हो। उसका हाथ अब भी मेरे हाथ पर था, लेकिन शायद नींद में उसने अपनी उंगलियां हल्की सी हिलाई और वो मेरे हाथ के बीच आकर रुक गई। मेरी उंगलियों के बीच उसकी उंगलियों की ठंडक ने जैसे मेरे अंदर एक लहर से दौड़ गई। मैं अनजाने में उसकी उंगलियों को हल्के से थाम लिया और वो बस इतना ही करीब रह गई, ना पीछे हटी ना और पास आई। ट्रेन में कभी उसका बदन थोड़ा मेरे बाजू से लग जाता, कभी उसका चेहरा मेरी जैकेट से। मैं हर बार खुद को संभालता, लेकिन उस नजदीकी को नजरअंदाज कर पाना मुश्किल था। 3 बजे के करीब आसपास सड़क और सुनसान हो गई। ट्रेन के बाहर गहरा अंधेरा और अंदर का पीला उजाला था, जो कि ऐसा था जैसे पूरी दुनिया बस हम दोनों और ये चादर हो। अचानक एक तीखा मोड़ आया। हम दोनों हल्के से एक दूसरे की तरफ खींचे गए। उसका चेहरा अब मेरे गले के पास था और उसकी सांसों की गर्म लहर मेरे चेहरे को छू रही थी। मैंने देखा कि उसकी होंठ हल्के से खुले थे और नींद में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। मैंने एक पल को सोचा कि क्या वो जाग रही है, लेकिन उसकी आंखें बंद थी और उसकी पकड़ मेरे हाथ पर वैसे ही थी। फिर भी मुझे लगता था कि वो मेरी मौजूदगी महसूस कर रही है और शायद चाहती भी है कि मैं दूर ना जाऊं। चादर के अंदर हर सांस हर चल का एहसास और गहरा हो रहा था। मेरे लिए सफर अब बस एक दूरी तय करना नहीं था, ये एक ऐसा लम्हा बन चुका था जो शायद कभी दोबारा ना मिले। कभी कभी नींद में ही वो चादर को कसकर खींच लेती, जैसे ठंड से बचने के साथ साथ मुझे भी अपने पास रख लेना चाहती हो। हर बर्फीली हवा थी, लेकिन इस छोटे से गहरे से एक अनोखा रिश्ता बन रहा था। और फिर शायद सुबह से 1 घंटा पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उस रात को हमेशा के लिए मेरी यादों में दर्ज कर दिया। सुबह से लगभग 1 घंटा पहले ट्रेन के अंदर हल्की सी हलचल हुई। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया था, शायद किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, लेकिन बाकी मुसाफिर गहरी नींद में थे। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों ने सोनिया को हल्का से हिला दिया। उसकी पलकें आधी खुली
और उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उस नजर में ना नींद पूरी थी न होश पूरी तरह, बस एक कोमल सी पहचान थी कि मैं पास हूँ। उसने धीरे से चादर को अपने कंधे तक खींचा, लेकिन इस बार उसके हाथ ने मेरी जैकेट का किनारा भी पकड़ लिया, जैसे मुझे खींच कर और पास लाना चाहती हो। मेरे और उसके बीच अब कोई खाली जगह ना बची थी। उसकी सांसें अब सीधा मेरी गर्दन को छू रही थी और हर सांस के साथ एक हल्की सी गर्माहट का एहसास हो रहा था। मैंने सर थोड़ा और झुकाया ताकि उसकी ठंडी उंगलियां चादर के अंदर मेरे हाथ को ढूंढ ले, और जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, सोनिया के होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर की। उसने धीरे से कहा, बहुत ठंड लग रही है। उसकी आवाज में नींद की मस्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक भरोसा भी था। मैंने हल्की सी अपनी बाजू उसके कंधे के चारों तरफ रख दी और उसने बिना कुछ कहे अपना सर मेरे सीने से टका लिया। ट्रेन की गड़गड़ाहट, बाहर का अंधेरा और ये सन्नाटा, जैसे वक्त वहीं ठहर गया था। मेरे कान के पास उसकी धीमी सांसें और कभी कभी उसके बालों का मेरे होंठों से लग जाना, ये सब मिलकर इस लम्हे को और गहरा बना रहे थे। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोली और सीधी मेरी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो बस देखती रही, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर लफ्ज ना मिल रहे हो। फिर उसने धीरे से कुछ कहा, सुबह होते ही शायद सब बदल जाएगा। उस एक लाइन ने मेरे अंदर अनगिनत सवाल जगा दिए, लेकिन मैं कुछ पूछ पाता इससे पहले ही उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे सीने से लग गई। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कहना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता था कि ये रात खत्म होने से पहले ये सफर हमें कहीं और ले जाने वाला है। सुबह की पहली किरणें ट्रेन की खिड़कियों से झांकने लगी थी। बाहर हल्की सी धुंध फैली हुई थी, बाहर ओस चमक रही थी। ट्रेन के अंदर मुसाफिर एक एक करके खिंचाई करते हुए उठने लगे, लेकिन सोनिया अब भी मेरी बाहों में वैसी ही थी, मानो रात ने उसे अभी तक जाने ना दिया हो। ड्राइवर ने ऐलान किया, 20 मिनट का स्टॉप है, चाय नाश्ता कर लो। मैंने धीरे से सोनिया को जगाने की कोशिश की। सोनिया उठो, ट्रेन रुकी है। उसने नींद में ही मेरे सीने से चेहरा हटाए बिना कहा, थोड़ी देर और, अच्छा लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन साथ ही दिल में एक हल्की सी धड़कन भी भरी, क्योंकि रात में उसने जो कहा था कि सुबह होते ही शायद सब बदल जाएगा, वो याद आ गया। मैंने उसे धीरे से छोड़ा और दोनों नीचे उतर आए। ढाबे की चाय की खुशबू, सुबह की ठंडी हवा और दूर से आती ट्रेन की गड़गड़ाहट सब मिलकर एक अजीब सा एहसास था। हम चाय पी रहे थे, लेकिन सोनिया का चेहरा कुछ बदला हुआ था। वो हल्की सी शरारत और नरमी अब भी थी, मगर साथ में एक सोच का साया भी। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी सफर में ऐसे मोड़ आते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। मैंने उसकी तरफ देखा और अगर मैं कहूँ कि मैं इस मोड़ तक चलना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी गहराई थी। फिर उसने कहा, शायद ये हमारा आखिरी सफर हो। इस तरह मेरे दिल में सवाल और तेज हो गए, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मैंने और नहीं पूछा। हम वापस ट्रेन में बैठे और अब दिन की रोशनी में उसके चेहरे को देखना अलग ही एहसास दे रहा था। रात की नजदीकी अभी हवा में थी, लेकिन सुबह की रोशनी में सब कुछ थोड़ा बदल गया था। सोनिया खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को ढूंढ रही थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया और वो पकड़ी रही, मानो लफ्ज अब ना हो। मुझे अब लगने लगा था कि यह सफर सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि किसी ऐसे सच्चाई के करीब जाने का है जो अब तक उसने मुझसे छुपा रखी है। ट्रेन शहर के बाहरी हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। बाहर के नजारे बदल गए थे। खेतों की जगह छोटी छोटी इमारतें थी, भागते लोग दिखने लगे थे। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही थी। और सोनिया, वो अभी खामोश थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने धीरे से कहा, सोनिया, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही? उसने मेरी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट दी। कुछ बातें मंजिल पर ही समझ आती है। उसका ये कहना मेरे लिए आधा जवाब और आधा नया सवाल था। ट्रेन एक रेलवे स्टेशन के पास जाकर धीमी हुई। ड्राइवर ने कहा, जो मुसाफिर यहाँ उतरना चाहते हैं उतर जाएं। सोनिया ने मेरा हाथ पकड़ा, हम यहाँ उतर गए। मैं थोड़ा हैरान हुआ, पर तुम्हारा तो घर। उसने बात काट दी,
बस चलो। हम बीड़ में से निकलते हुए ट्रेन से नीचे उतरे। सड़क पर ट्राली खींचते लोगों, ठेलों से आती गर्म समोसों की खुशबू और दूर से आती किसी ट्रेन की सीटी, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सीन लग रहा था। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ सोनिया पर था। वो मुझे बिना कुछ कहे एक तंग सी गली की तरफ ले जाने लगी। मैं उसके पीछे चल रहा था। दिल में हजार सवाल थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। गली में हल्की सी नमी थी और दीवारों पर पुराने पोस्टर के टुकड़े चिपके हुए थे। वे एक छोटे से पर साफ सुथरे घर के सामने रुक गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मैं भी अंदर गया। कमरा सादा था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी फ्रेम रखी तस्वीर ने मेरा ध्यान खींच लिया। उसमें सोनिया थी, लेकिन उसके साथ एक आदमी और एक छोटी सी लड़की भी थी। मैंने तस्वीर की तरफ इशारा किया, ये कौन है? सोनिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी, बल्कि एक भारीपन था। वो बोली, ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे होंठ सूखने लगे। मतलब वो पास आई और बोली, ये आदमी मेरा शौहर था। सोनिया की आवाज जैसे मेरे कानों में गूंजकर सीधे दिल तक उतर गई। यह आदमी मेरा शौहर था। मेरे पांव के नीचे जमीन जैसे एक पल को खिसक गई। मैं तस्वीर की तरफ देख रहा था और दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा था। मैंने धीरे से पूछा। सोनिया ने गहरी सांस ली, फिर खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, 5 साल पहले की बात है। हम बहुत खुश थे। मेरी एक छोटी सी बेटी थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक हादसे ने सब छीन लिया। इसके गले में रुकावट थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। एक रात सड़क पार करते वक्त एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। वही दोनों ने आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें जैसे बोल रही थी कि वो कितनी बार ये कहानी अपने अंदर दबा कर जी चुकी है। उसके बाद मैंने पूछा। वो धीमे से मुस्कुराई। उसके बाद मैं बस जिंदगी से भागने लगी। नए लोग, नई जगह, लेकिन दिल में वही दर्द। मैंने किसी को अपने पास आने ही नहीं दिया। पर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये सफर मैं तुम्हारे साथ अजीब सा सुकून देता रहा। मेरे पास लफ्ज नहीं थे, बस एक भारी चुप्पी थी जिसमें हम दोनों की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसने मेज पर रखा एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी और एक पुरानी ट्रेन की टिकट थी। टिकट पर तारीख वही थी जिस दिन हम पहली बार ट्रेन में मिले थे। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम यहाँ पर रहे तो शायद मैं तुम्हें अब तक की सच्चाई बताने की हिम्मत कर चुकी हूँ। मैंने सफर में यूं ही नहीं मिलने का फैसला किया था। मैं तुम्हें जानती थी बहुत पहले से। तुम मेरे वालिद के सबसे करीबी दोस्त के बेटे हो। एक बार तुम बचपन में हमारे घर आए थे और मेरे वालिद ने तुम्हें अपनी बेटी की कसम देकर कहा था, अगर हम ना रहे तो उसका ख्याल तुम रखना। मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम इस काबिल हो भी या नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा तो ये सब एक इत्तेफाक नहीं था। सोनिया ने सर हिलाया। नहीं, ये एक इम्तिहान था और तुमने पास कर लिया। मेरे होंठ सूखे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अधूरा वादा पूरा हो गया हो। सोनिया ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, सोनिया ने तुम्हें अपना मान लिया है। मैंने बस हल्का सा सर झुकाया और बाहर निकल आया। गली के मोड़ पर पहुंचकर मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सोनिया दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रही हो कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। और सच में वो अकेली नहीं थी, क्योंकि अब उसका दर्द, उसका भरोसा दोनों मेरे हिस्से थे। शायद जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो एक रात, एक मुलाकात या एक लम्स में हमेशा के लिए बुझ जाते हैं। सोनिया का दुख मेरा दुख बन गया और उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल की दुआ। मैं नहीं जानता कल वो कहाँ होगी या मैं कहाँ, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि इस बर्फीली रात की वो चादर, वो खुशबू और वो भरोसा मेरे साथ हमेशा रहेगा। कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा यादगार होता है और सोनिया मेरा वही सफर है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।